बेड सोर क्या होता है, बेड सोर कैसे होता है, क्या है इसका बेस्ट इलाज और क्या ये खतरनाक हो सकता है। आज हम ये और बहुत कुछ जानेंगे बेड सोर के बारे में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आशीष व्यास, प्लास्टिक सर्जन, एंड लेट्स गेट ब्यूटीफुल। तो बेड सोर होता क्या है? जब किसी बीमारी के कारण हमें काफ़ी समय तक लेटा रहना पड़ता है तो जो भी हिस्से में कोई उभरी हुई हड्डी होती है वो स्किन पे प्रेशर देती है। उस प्रेशर के कारण जो है उसके नीचे वाले हिस्से की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और एज अ रिज़ल्ट आपका बेड सोर डेवलप होता है। ये कॉमनली 3 से 15% ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन्स में देखा जाता है। जनरली जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं या जिनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है उन पेशेंट्स में ये कॉमनली देखा जाता है जो कि बेड रिडन होते हैं। लेटे हुए पेशेंट्स में ये सेक्रम यानी कमर की हड्डी के नीचे होता है। बैठे हुए पेशेंट में ये इस्चियल ट्यूबरोसिटी यानी बैठक की हड्डी के नीचे होता है। और साइड की करवट वाले पेशेंट्स में ये ट्रोकेंट्री यानी जो अपने जांग के ऊपर के हिस्से की हड्डी के नीचे पर होते हैं। इन सब चीज़ों के अलावा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि इस चीज़ को बढ़ाते हैं। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी जो है पेशेंट अगर पैरालाइज्ड है, वो कोमा में है, तो ढंग से खाना नहीं खा पाएगा, जिसके कारण उसको और प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि एनीमिया हो जाता है। और इस घाव से जब प्रोटीन लॉस होता है तो उसको प्रोटीन की डेफिशिएंसी भी हो जाती है। इसके अलावा पेशेंट का अगर मल मूत्र जो है कंट्रोल में नहीं है, बार बार उस जगह सॉइलिंग हो रही है, गंदा हो रहा है, तो वो भी जो है गीलापन एक इन्फेक्शन का सोर्स बन जाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? अगर मेडिकल टर्म्स में समझा जाए तो इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी जो है जिसमें सिंपल स्किन रेड होती है, ये पोजीशन चेंज करने से अपने आप ठीक हो जाता है, इसमें ज़्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं होती। कैटेगरी सेकंड में जो है थोड़ा बहुत स्किन की ऊपरी हिस्सा जो होता है, एपिडर्मिस, बिल्कुल पतली सी झिल्ली उतर जाती है, ये भी पोजीशन चेंज करने के 2 या 3 दिन या 1 हफ्ते में पूरी तरह ठीक हो जाता है। और कैटेगरी 3, इसमें जो है पेशेंट की स्किन चली जाती है और स्किन के नीचे चर्बी दिखने लगती है। ऐसे पेशेंट्स में हमें सतर्क होना पड़ता है और इसकी हीलिंग लंबी हो जाती है। ऐसे पेशेंट्स को हमें फटाफट हॉस्पिटलाइज या जो भी इंटरवेंशन है इसमें हमें करने पड़ते हैं। और लास्ट आता है कैटेगरी 4 यानी स्टेज 4। ये सबसे सीरियस वाला होता है। इसमें चर्बी भी जो है इन्फेक्ट होकर ख़त्म हो जाती है और नीचे की मांस, हड्डियाँ व टेंडन्स, नसें वगैरह दिखने लग जाती हैं। इससे बचने के क्या तरीके हैं? पहला, स्किन का ध्यान रखना। कहीं भी ज़्यादा देर तक जो पैरालाइज्ड या कोमा में पेशेंट है एक जगह ना रहे, इसका हमें बहुत ध्यान रखना है। दूसरा कि वहाँ पे कोई भी स्किन पे जहाँ भी प्रेशर है वहाँ कंटेमिनेशन ना हो, यानी फीकल या मल या मूत्र जो उसमें ना जाएं और गीलापन ना रहे। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ये है कि पेशेंट का न्यूट्रिशन अच्छा हो, क्योंकि जितनी भी आप एंटीबायोटिक अच्छी से अच्छी महंगी यूज़ करेंगे वो नहीं काम करेगी। पेशेंट का न्यूट्रिशन अच्छा होगा तो स्किन में भी, टिश्यू में स्ट्रेंथ रहेगी और वो ब्रेकडाउन नहीं होगी, यानी उसमें घाव बनने का चांस बहुत कम हो जाएगा। आयरन वगैरह लेवल्स रूटीनली चेक हों ताकि एनीमिया वगैरह जो भी है एक सही टाइम पे उसको ट्रीटमेंट उसका किया जा सके और पेशेंट किसी भी कॉम्प्लिकेशन से बच जाए। एज ए रूल लेटे हुए पेशेंट्स को 2 घंटे में हमें पोजीशन चेंज करनी चाहिए। वहीं पे जो बैठा पेशेंट्स है ये हमें ध्यान रखना है कि उसकी हमें एटलीस्ट 15 मिनट में पोजीशन चेंज हो, क्योंकि बैठे हुए में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है बनिस्बत की लेटे हुए पेशेंट के, तो ये इसका हमें ध्यान रखना है। अगर आप पेशेंट की पोजीशन नहीं चेंज कर पा रहे हैं, पेशेंट का वज़न ज़्यादा है या पेशेंट आईसीयू में है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए आइडियल होता है अल्टरनेटिंग एयर मैट्रेस या फिर वाटर बेड्स। अल्टरनेटिव एयर कॉलम मैट्रेस वो होता है जिसमें कि अलग अलग कॉलम्स होते हैं एयर के जो अल्टरनेटली भरते हैं, खाली होते हैं, जिससे कि एक जगह का प्रेशर दूसरी जगह चेंज होता रहता है और एक कहीं भी जगह अपने जो है स्किन पे ब्लड सप्लाई की कमी नहीं पड़ती है। और नेक्स्ट है पेशेंट एजुकेशन। ये सारी चीज़ें अगर पेशेंट समझ सकता है, बात कर सकता है, तो उसको समझानी है ताकि अटेंडेंट या नर्सिंग स्टाफ के अलावा पेशेंट खुद भी ध्यान रख सके और अपने इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम से बच सके। तो अब बात करते हैं बेड सोर के ट्रीटमेंट के बारे में। ज़्यादातर जो बेड सोर्स होते हैं वो बिना ही किसी सर्जरी के ठीक हो जाते हैं। आपको प्रॉपर जो केयर, वूंड केयर, जैसा कि हमने बात करी, सफाई वगैरह रखनी पड़ती है। इसके लिए नए डिवाइसेस आए हैं जैसे कि नेगेटिव प्रेशर वूंड थेरेपी, जिसमें कि जो है घाव से गंदगी को सक किया जाता है और वो टिश्यू ग्रैनुलेट यानी एकदम लाल और अच्छा हो जाता है।
उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल में रखी जाती है, और अगर उसको कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो उसका ध्यान रखा जाता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ट्रीट किया जाता है, और जो भी कोई उसके कोमॉर्बिड फैक्टर्स हैं उनको ठीक किया जाता है। हमें ड्रेसिंग्स पे बहुत ध्यान देना है। ड्रेसिंग्स अच्छी क्वालिटी मटेरियल से हमें करनी चाहिए। सिल्वर कंटेनिंग नैनो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स आजकल आए हैं जो कि काफ़ी अच्छा काम करते हैं। ये सिल्वर आयंस बेसिकली बैक्टीरिया के लिए टॉक्सिक होता है और काफ़ी लंबे समय तक काम करता है। जनरली हर 12 घंटे में ड्रेसिंग अगर आप कर सकें घाव की तो अच्छी बात है, नहीं तो 24 आवर्स में आपको ड्रेसिंग कर लेनी चाहिए। यह सब चीज़ें करने के बाद भी अगर घाव नहीं भरता है तो फिर हमें ज़रूरत पड़ती है इसमें सर्जरी की। सर्जरी डिपेंडिंग आपको बेड सोर कहाँ पे है उस हिसाब से की जाती है। जैसा कि हम इस पेशेंट में देख सकते हैं, इसका काफ़ी बड़ा घाव है और ये घाव में काफ़ी पस कलेक्शन है। तो इस पेशेंट को काफ़ी जगह इसने कोशिश करी, कहीं इसको किसी ने शायद इसमें टाँके भी लगाए, मगर आप इसको ऐसे समझिए कि ये घाव ऐसा दिखता है कि ये भर जाएगा या टाँकों से हो जाएगा, ये ऐसे नहीं होता है। इन जो घावों को पूरा इनके आसपास के ख़राब चमड़ी को हटाया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस होता है, यानी इसके जो घाव के आसपास की चमड़ी में भी जो है ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं होती है, उसको हटाया जाता है। उसके बाद जो फाइनल घाव बनता है उसके लिए हमें कोई फ्लैप करना पड़ता है, जिसको जो कि एक मांस और चमड़ी का एक पूरा एलिमेंट होता है, उसको हमको लेके आना पड़ता है। ये थोड़ी टिपिकल प्रोसीजर है, तो इसको किसी प्लास्टिक सर्जन द्वारा ही किया जाता है, या फिर जो भी डॉक्टर इस चीज़ में ट्रेंड है वो इसको कर सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन बेड सोर की लोकेशन हमें उसका उसी हिसाब से ऑपरेशन करना पड़ता है। मान लीजिए जैसा हमने देखा कि सेक्रल लीजन यानी कमर पे बेड सोर है तो उसके लिए रोटेशन फ्लैप लगता है। बैठक की जगह यानी इस्चियल ट्यूबरोसिटी के नीचे है तो उसके लिए हमें वीवा एडवांसमेंट फ्लैप होते हैं, यानी कि जांग की चमड़ी को आगे खिसका के उसको कवर किया जाता है। और जांग के ऊपर वाली जगह यानी अपना ग्रेटर ट्रोकेंटर पे अगर बेड सोर है तो उसके लिए पेडिकल एएलटी यानी जांग की चमड़ी को एक नस के ऊपर घुमा के और उस जगह पे रखा जाता है, जिससे कि वो घाव भर जाता है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन बेड सोर के बारे में। आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।